हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। एक और नई वीडियो और एक नए चैप्टर के साथ आज मैं फिर क्लास 10th के बच्चों से रूबरू होने आया हूं। और आज के इस लेक्चर में मैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स को मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ाने वाला हूं। और ना केवल पढ़ाने वाला हूं, मैं साथ में इस 1.5 से 2 घंटे के लेक्चर में, जिसमें मैं पूरे चैप्टर को एक वन शॉट में कंप्लीट करूंगा। और ये मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि इस 2 घंटे की वीडियो के बाद शायद ही आपका इस चैप्टर या इससे रिलेटेड किसी कंटेंट्स में कोई डाउट रह जाए, क्योंकि इस चैप्टर को मैंने इस तरीके से कुछ डिजाइन किया है कि अगर आज आप इस लेक्चर को कंप्लीट कर लेते हैं साथ में मेरे, तो यकीन मानिए कैसा भी क्वेश्चन होगा बोर्ड एग्जाम्स का, किसी भी टाइप्स का होगा, आपको उस चैप्टर और उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में कोई हिचक नहीं होगी। तो बिना किसी समय की बर्बादी किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल। फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, बीच में कहीं मत जाइएगा, लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा। और अगर कहीं कोई समस्या रह जाती है तो लेक्चर के एंड में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना या अपने सजेशन देना मत भूलिएगा। सबसे पहली चीज, इस चैप्टर में जो कि आप जानते हैं इसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। बट क्वेश्चन है कि व्हाट आर मेटल एंड नॉन मेटल। देखिए होता क्या कि बेटा हमारे इस यूनिवर्स में 3 ही तरह के सब्सटेंस होते हैं, या यूं बोले 2 ही तरह के सब्सटेंस होते हैं। जब हम बात करते हैं सबसे पहली चीज मैटर के बारे में, बेटा हम बात करते हैं मैटर। जब हम बात करते हैं मैटर के बारे में तो बेटा होता क्या है कि हमारे सराउंडिंग में 2 ही तरह के मैटर होते हैं, एक प्योर और दूसरे इम्प्योर। मैटर की 2 ही फॉर्म बेटा हमारे आसपास मौजूद हैं, एक प्योर होती है, दूसरी इम्प्योर होती है। अगर मैटर हमारा प्योर है तो ये बेटा हम इसको कहते क्या हैं, हम इसको कहते हैं एलिमेंट, या फिर बेटा हम इसको कहते हैं कंपाउंड्स। या तो एलिमेंट्स कहते हैं या फिर कंपाउंड्स कहते हैं। बट अगर ये इम्प्योर है तो हम बेटा इसे कहते क्या हैं, मिक्सचर कहते हैं, या फिर सॉल्यूशन कहते हैं। मिक्सचर या फिर सॉल्यूशन, ये होता है बेटा इसके बारे में। एलिमेंट 4 टाइप के होते हैं बेटा यहां पर। सबसे पहली कैटेगरी होती है किसकी, मेटल की। सेकंड बेटा होते हैं मेटलॉइड्स, एंड नेक्स्ट वन आर नॉन मेटल्स, and the last one are noble gas elements, noble gas। तो एलिमेंट जो होते हैं बेटा वो 4 टाइप्स के होते हैं। एक को हम कहते हैं मेटल, दूसरे को कहते हैं नॉन मेटल, तीसरे को कहते हैं मेटलॉइड्स, एंड लास्ट वन इज कॉल्ड नोबल गैस एलिमेंट। तो हमें बेसिकली इस चैप्टर में मेटल और नॉन मेटल का इंट्रोडक्शंस, उनकी प्रॉपर्टीज एंड हाउ आर दे एक्सट्रैक्टेड, देयर बॉन्डिंग्स एंड देयर एप्लीकेशन, आई मीन यूजेस, हमें इन इतनी चीजों को पढ़ना है। तो इसके बाद हम आते हैं मेटल के बारे में। बट मेटल को बताने से पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कट करना चाहता हूं बेटा कि हमारे सराउंडिंग में मेटल जैसी कोई चीज नहीं होती है, या हमारे सराउंडिंग में नॉन मेटल जैसी भी कोई चीज नहीं होती है, या हमारे सराउंडिंग में नोबल गैस, ये सब प्रॉपर्टीज हैं किसकी, एलिमेंट्स की। नेचुरली हमारे सराउंडिंग में या हमारे एटमॉस्फेयर में 3 ही चीजें मेन हैं, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। चौथी कुछ भी नहीं बेटा। ये सब जो आप पढ़ते हैं कि एसिड है, बेस है, सॉल्ट्स हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, ये इन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज हैं।
या मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है, नो, ये इनकी प्रॉपर्टीज हैं बेटा। ये जो फर्दर क्लासिफिकेशन ऐड किए गए हैं ये एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर की प्रॉपर्टीज के बेस पर इनको बाइफरकेट किया गया है। बट नेचुरली हमारे सराउंडिंग में या हमारे एटमॉस्फेयर में तीन ही तरह के सब्सटेंसेस मौजूद हैं। एक को हम कहते हैं एलिमेंट, दूसरे को कहते हैं कंपाउंड और तीसरे को कहते हैं मिक्सचर। तो और डिटेल में समझने के लिए नाउ वी स्टार्ट अबाउट मेटल। हम मेटल की बात करते हैं बेटा। मेटल क्या होते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे मेटल को यहां पर। तो सबसे पहली चीज व्हाट आर मेटल्स। तो होता बेटा क्या कि मेटल उन एलिमेंट्स को कहते हैं, दीज आर दोज एलिमेंट्स। मेटल उन एलिमेंट्स को कहते हैं जो कि हाईली या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इन नेचर होते हैं। फर्स्ट पॉइंट इनके बारे में, मेटल की पहली प्रॉपर्टी बेटा कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस शेल। ये वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। वैलेंस शेल का मतलब होता है बेटा लास्ट शेल या लास्ट ऑर्बिट। और क्या फॉर्म करते हैं, एंड फॉर्म्स कैटायन। क्या फॉर्म करते हैं, कैटायंस फॉर्म करते हैं। अब क्वेश्चन है कि कैटायन होते क्या हैं। पॉजिटिव आयंस को ही बेटा हम क्या कहते हैं, कैटायंस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कैटायंस कहते हैं। ठीक है। चौथा पॉइंट, इनके लास्ट ऑर्बिट में, लास्ट ऑर्बिट होल्ड्स लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स। इनके लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन बेटा जो होते हैं वो मोस्टली 4 से कम होते हैं। जैसे कि इनका एग्जांपल क्या है बेटा, इनका एग्जांपल मैं लेता हूं लिथियम, एटॉमिक नंबर 3 होता है, कॉन्फ़िगरेशन इज नाउ 2,1। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन इज नाउ 281। पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, कॉन्फ़िगरेशन इज नाउ 2881। कैल्शियम 20, 2882। मैग्नीशियम 282। ये मेटल की प्रॉपर्टीज हैं। तो अगर कोई भी एलिमेंट मेटल या फिर मेटेलिक इन नेचर है तो वो बेटा इन प्रॉपर्टीज को जरूर रिफ्लेक्ट करेगा। और ये मैंने कुछ एग्जांपल भी इनके आपको समझाए हैं जो कि मेटल को बिलोंग करते हैं। अब बारी आती है मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है मेटल की बेटा, ये देखते हैं। ये भी सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑलमोस्ट सॉलिड होते हैं बेटा ये एट रूम टेम्परेचर। ऑलमोस्ट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये जो एलिमेंट्स होते हैं मोस्टली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। आपने भी देखा होगा चाहे सोडियम हो, कैल्शियम हो, पोटेशियम हो, जिंक हो, लेड हो, कॉपर हो, मेटल मोस्टली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर यहां पर बेटा कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं जिनको हमें नहीं भूलना है। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में क्या क्या है ये मालूम होना बहुत जरूरी है। एक्सेप्शन बेटा पहला नाम आता है मर्क्यूरी, जिसको हम Hg से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा बेटा आता है गैलियम, जिसको हम Ga लिखते हैं। ये होता है बेटा इनका, ये पहला है प्रॉपर्टी। दूसरा पॉइंट बेटा इसके बारे में क्या है, मेटल के बारे में, ये मैलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं।
अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेलेबल एंड डक्टाइल। इसका मतलब बेटा ये होता है इजली विड्रॉन, easily withdrawn into thin sheets and thin wire। ये होता है जब हम कहते हैं कि ये मैलेबल एंड डक्टाइल है, मतलब इनको आसानी से एक्सटेंड कर सकते हैं शीट में और वायर में। दैट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ मैलेबल एंड डक्टाइलिटी। नेक्स्ट, पर यहां भी बेटा एक एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या है मालूम होना बहुत जरूरी है। क्या होता है यहां पर, जिंक, जो कि मोस्ट ब्रिटल मेटल होता है, मोस्ट ब्रिटल होता है। अब मोस्ट ब्रिटल का मतलब क्या हुआ, ये इजीली अगर हम कोई थोड़ा सा भी स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो बहुत इजीली ये पाउडर फॉर्म में बेटा कन्वर्ट हो जाते हैं। ये इसकी मीनिंग, मतलब बाकी की तरह ये थिन शीट या थिन वायर में कन्वर्ट नहीं होते, इनको थोड़ा सा भी स्ट्रेस अगर देंगे तो ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते बेटा यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती इनकी, वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही गुड कंडक्टर होते हैं, जिसमें भी यहां भी बेटा एक एक्सेप्शन होता है। और एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में लेड आता है बेटा, लेड, जिसको हम सिंबल पीबी लिखते हैं। ये क्या होता है, वर्स्ट कंडक्टर होता है, वर्स्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी का वर्स्ट कंडक्टर होता है बेटा। ये इसकी प्रॉपर्टी है, किसकी, मेटल की। यहां पर इसी में चीज और ही बताना चाहूंगा यहां पर, जब हम कहते हैं गुड कंडक्टर की बेटा यहां पर, तो गुड कंडक्टर में क्या होता है, कॉपर एंड सिल्वर, कॉपर एंड सिल्वर ये दोनों ही बेटा क्या होते हैं, बोथ आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो कॉपर और सिल्वर होते हैं बेटा, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। जितना ही लेड पुअर होता है उतना ही कॉपर और सिल्वर उतने ही अच्छे होते हैं। आगे बढ़ते हैं यहां पर, नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है इनके बारे में। गुड कंडक्टर्स हो गए, इसके बाद मोस्टली ये बेटा वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। मेटल की बात जब करते हैं तो ये मोस्टली वाटर इनसॉल्युबल होते हैं या फिर लीस्ट सॉल्युबल होते हैं। ये मेटल की नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा है पर। अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन बेटा आता है इसमें यहां पर सोडियम एंड पोटेशियम, ये हाईली एंड वायलेंटली reacts in air and water। जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं ये बहुत ज्यादा हवा और पानी दोनों में डिसॉल्व होते हैं, और वो सिर्फ डिसॉल्व नहीं होते हैं, वायलेंटली डिसॉल्व होते हैं। जब हम कहते हैं वायलेंटली डिसॉल्व होते हैं, इसका मतलब क्या है, वॉलेंटली डिसॉल्व ये होते हैं क्योंकि इनके डिसॉल्व होने के साथ रिएक्शन में क्या होती है, हीट भी रिलीज होती है। मतलब रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है बेटा, हाईली एक्सोथर्मिक होती है। तो ये इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, किसकी, मेटल की यहां पर। इसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी पर आते हैं, वेरी डेंस होते हैं ये,
वेरी डेंस होते हैं। बट यहां भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? सोडियम एंड पोटेशियम ये लाइट मेटल होते हैं या लाइटेस्ट होते हैं, लाइटेस्ट भी हो सकते हैं आप। ये इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बेटा बहुत हाई होता है। जब हम बात करते हैं मेटल के बारे में तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बेटा बहुत हाई होता है। अब क्वेश्चन, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इतना हाई क्यों होता है? तो रीजन है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड ग्रेटर नंबर्स ऑफ मेटेलिक बॉन्ड्स। इसमें एक तो बहुत सारे मेटेलिक बॉन्ड्स होते हैं और वो बॉन्ड सिर्फ नाम के बॉन्ड नहीं होते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। इसीलिए उनको रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। दैट इज वाई दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं बेटा इनके बारे में। इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? अब हमने कहाँ कहाँ बता दिया, इनकी फिजिकल स्टेट बता दी कि सॉलिड होते हैं, मैंने करंट कंडक्टिविटी बता दी, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बता दिया, डेंसिटी बता दी, कंडक्शन बता दिया, वाटर सॉल्युबिलिटी बता दी। लास्ट प्रॉपर्टी, मेटल यूजुअली क्या होते हैं? नॉन वोलाटाइल होते हैं। मतलब ये इजिली मेल्ट होकर इवेपोरेट नहीं होते हैं, इसमें वेपराइजेशन इजिली पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम इनको नॉन वोलाटाइल कहते हैं। तो ये मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज होती है बेटा इसमें। यहाँ पर इसमें एक एक्सेप्शन यहाँ भी है। जब हम कहते हैं मेटल आर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो यहाँ बेटा एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन ये है सोडियम एंड पोटेशियम। इसमें यही चीज बेटा लो होती है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। ये बेटा इसके बारे में सारी चीजें। तो यही मैंने कहना था। आई होप सभी को चीजें समझ में आई होंगी। ये मेटल की अपनी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जिस पर क्वेश्चन बनते हैं और ये हमें पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं यहां पर। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टीज बेटा मैं इनकी डिस्कस करूंगा, रिएक्शन इन एयर। अगर हम इनको एयर में एक्सपोज करें तो क्या होगा? तो होता बेटा क्या कि जब आप मेटल को एयर में एक्सपोज करते हैं, एक्सपोज्ड टू एयर, तो ये बनाते क्या है? डल लेयर या टार्निश्ड लेयर ऑफ मेटल ऑक्साइड, ये बनाते हैं आप। सम टाइम ये जो मेटल ऑक्साइड होते हैं या तो बेसिक होंगे या फिर बेटा ये एम्फोटेरिक होते हैं। मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं या तो बेसिक होते हैं या एम्फोटेरिक होते हैं। हमारी जो रिएक्शन होती है ये एक्सोथर्मिक भी हो सकती है और ये एंडोथर्मिक भी हो सकती है। डिपेंड इस पे करता है कि मेटल की रिएक्टिविटी कैसी है। अगर मेटल हाईली रिएक्टिव है तो रिएक्शन एक्सो होगी, बट लेस या लीस रिएक्टिव है तो एंडोथर्मिक होगी। दूसरी बात, मैंने यहाँ दो वर्ड यूज किए, बेसिक्स एंड एम्फोटेरिक। तो एम्फोटेरिक का मतलब मैंने आपको पिछले वीडियो एसिड्स बेसिन सॉल्ट्स में आपको मैंने बताया है और पढ़ाया है, जो कि रिसेंटली हमारे यूट्यूब चैनल पे रिलीज भी हुआ है कि एम्फोटेरिक उन्हें कहते हैं जो एसिड्स और बेस दोनों में ही बराबर डिसॉल्व होते हैं, उनको हम एम्फोटेरिक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं इनका एग्जाम्पल बेटा लेता हूं। यहां पर सबसे पहले मैं बात करूंगा पोटेशियम एंड सोडियम। अगर हम इनको बेटा एयर में एक्सपोज करें, एक्सपोज इन एयर, तो ये वायलेंटली रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? पोटेशियम ऑक्साइड एंड सोडियम ऑक्साइड।
और रिएक्शन बेटा होती है एक्सोथर्मिक। ये पहली प्रॉपर्टी, ये हाईली विग्रस रिएक्शन है, याद रखिएगा सभी लोग, ये हाईली विग्रस एंड वायलेंट रिएक्शन है, हाईली विग्रस एंड वायलेंट रिएक्शन। ये हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी बेटा हम आते हैं इसमें। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इनकी, अगर हम बात करते हैं किसकी, यहां पर मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम और जिंक की बेटा, तो जब इनको आप एयर में एक्सपोज करेंगे, एक्सपोज्ड टू एयर, तो होता क्या है यहां पर, पहली चीज यहां पर तो ये ड्राई एयर में भी रिएक्ट कर जाते हैं, पर यहां बेटा हमें मॉइस्ट एयर यूज करनी पड़ती है। दे ऑल्सो फॉर्म डल कोटिंग ऑफ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म MgO, Al2O3 and ZnO and the reaction is now endothermic. So this is the way, मैंने जैसा भी अभी आपसे कहा था कि जब आप मेटल को एयर में एक्सपोज करेंगे तो ये ऑक्साइड बनाएंगे। समटाइम्स ऑक्साइड आर बेसिक्स एंड समटाइम्स दे आर एम्फोटेरिक। अब क्वेश्चन है कि यहाँ एम्फोटेरिक कौन है, These two oxides are amphoteric। मतलब ये होगा कि अगर आप इनको एसिड और बेस दोनों में अलग अलग ऐड करेंगे तो ये दोनों में डिसॉल्व हो जाएंगे, जबकि इन तीनों की बेटा मैं बात करूं तो तीनों क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। ये पहली वाली एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरी वाली बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इस तरीके से चीजें होती हैं। यहां पर आगे बढ़ता हूं, सेकेंड प्रॉपर्टी पर आते हैं आप, रिएक्शन विद वाटर, इसको हम पानी में ऐड करेंगे। रिएक्शन विद वाटर, पानी में ऐड करेंगे, देखते हैं क्या होता है। सबसे पहली चीज हम बात करेंगे किसकी, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। अगर हम इनको बेटा पानी में ऐड करें, इनको अगर मैं पानी में ऐड करूं, पानी कैसा यूज करेंगे, कोल्ड वाटर। तो ये तीनों की तीनों बेटा पानी में डिसॉल्व होकर क्या बनाते हैं, एक तो हाइड्रोजन गैस बनाएंगे और साथ में क्या बनाते हैं, ये हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। पोटेशियम बनाता है KOH, सोडियम बनाता है NaOH और कैल्शियम बनाता है CaOH होल ट्वाइस, और साथ में बेटा रिलीज होती है हीट। ये होता है, ये होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि तीनों हाइड्रोक्साइड क्यों बना रहे, क्योंकि बेटा तीनों की तीनों ही क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं। And being highly reactive, they completely dissolve in water। हाईली रिएक्टिव होने की वजह से पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं, और अगर मेटल पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व होगा तो वो ऑक्साइड नहीं बनाएगा, वो बेटा हाइड्रोक्साइड बनाएगा। दूसरा सेट ऑफ एग्जांपल बेटा हम इसमें लेते हैं, यहां पर मैग्नीशियम एंड जिंक, इनकी बेटा बात करते हैं। अगर हम इसको पानी में ऐड करें, यहां पर हम तो बॉइल वाटर लेते हैं, हीट करेंगे, ये जो मेटल होते हैं वो ऊपर वाले की कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव होते हैं, ये लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं बेटा। इनको अगर आप ऐड करेंगे तो दे ऑल्सो डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस बट ऑल्सो फॉर्म लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड एंड द रिएक्शन इज नाउ एंडोथर्मिक। ये हीट बनती है बेटा, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंड द लास्ट वन इज नाउ एल्यूमिनियम एंड आयरन। ये बेटा लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं, और इनकी बेटा प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप इनको पानी में ऐड करेंगे तो पहली चीज यहां वाटर जो होता है बेटा वो स्टीम के फॉर्म में होता है, क्योंकि बहुत कम रिएक्टिव होते हैं और रिएक्शन या तो रिवर्सिबल होगी, ये चीज होती है,
In case of aluminium, it is irreversible with steam, but in case of iron, it is carried at 1000 degrees Celsius with steam, and where iron is red hot, we put red hot iron and kept in steam at 1000 degrees Celsius. In both conditions, hydrogen gas is displaced along with the formation of oxide. ये Al2O3 बनेगा और ये Fe3O4 बनेगा, and both reaction are endothermic. ये दोनों ही बेटा एंडोथर्मिक होती। तो ये तरीका होता है जब आप मेटल को ऐड करते हैं किसमें, वाटर में। किसमें ऐड करते हैं, वाटर में ऐड करते हैं। इसके बाद हम आते हैं इनकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है। थर्ड प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन। हम मेटल को ऐड करेंगे किसमें बेटा, यहां पर सॉल्ट सॉल्यूशन में ऐड करेंगे। किसमें ऐड करेंगे आप, सॉल्ट सॉल्यूशन। जैसे कि हमने जिंक को ऐड किया किसमें, FeSO4 फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, और आयरन को बेटा ऐड किया किसमें, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और कॉपर को ऐड किया किसमें, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ये होता क्या है, जिंक डिस्प्लेसेस आयरन, आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर, एंड कॉपर डिस्प्लेसेस सिल्वर। क्या बनेगा यहां पर, ये बेटा बनता है ZnSO4 प्लस Fe। दूसरे में बेटा बनता है FeSO4 प्लस Cu, और तीसरे में बनता है CuNO3 होल ट्वाइस प्लस Ag। ये अब क्वेश्चन, ये रिएक्शन क्यों हो गई, तो बेटा चैप्टर 1 में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में अबव लाई करते हैं वो अपने से बिलो वाले मेटल को उनके सॉल्यूशन से इजीली डिस्प्लेस कर सकते हैं। दैट इज व्हाई जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर, कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक डिस्प्लेसेस आयरन, iron displaces copper, and copper displaces silver. You know that it is green solution but it is colorless. ये कलर पूछा है था एग्जाम में, it is blue, it is green, it is colorless, this is blue. तो ये मेटल की थर्ड प्रॉपर्टी है। और एक और याद रखिएगा, reaction with salt solution is example of simple displacement reaction of chapter 1। ये रिएक्शन है सिंपल डिस्प्लेसमेंट का बहुत अच्छा एग्जांपल है, जो कि रेडॉक्स रिएक्शन की प्रॉपर्टी को रिफ्लेक्ट करता है। आई मीन मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट को हम सिंपल डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल में भी नोट डाउन कर सकते हैं और रेडॉक्स रिएक्शन बेटा दे सकते हैं इसमें यहाँ पर। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी पर आते हैं मेटल की। मेटल की फोर्थ प्रॉपर्टी बेटा क्या होती है, ये होती है रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स। हम मेटल को ऐड करेंगे किसमें, डाइल्यूट एसिड्स में। किसी भी एक्टिव मेटल को, याद रखिएगा ये प्रॉपर्टी सबके लिए बेटा एप्लीकेबल नहीं होती है, सिर्फ एक्टिव मेटल के लिए होती है। किसी भी एक्टिव मेटल को जब आप डाइल्यूट एसिड में ऐड करेंगे तो हमारे पास बनती क्या बेटा, हाइड्रोजन गैस प्लस क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। ये जनरल प्रॉपर्टी बेटा, ये जनरल प्रॉपर्टी। और इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है, क्या एग्जांपल है इसका, इसका एग्जांपल है जैसे कि जिंक। अगर हम जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऐड करें तो क्या बनेगा यहां पर, हाइड्रोजन गैस और जिंक क्लोराइड, ये बड़ा सॉल्ट बनता है यहां पर। दूसरा पॉइंट, अगर हम आयरन को ऐड करें किसमें, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में, तो क्या होगा, आयरन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन, इट फॉर्म्स H2 प्लस FeSO4।
दिस विल बी। अगर हम बेटा हम ऐड करें किसको, कैल्शियम को ऐड करें किसमें, यहां पर 2HCl में, तो हमारे पास बेटा बनता है क्या, ये बनता है CaCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर हम इन तीनों का एग्जाम्पल में चीज गौर करें तो आप देखोगे यहां पर चाहे जिंक हो या आयरन हो या कैल्शियम हो, ऑल थ्री lie above hydrogen in reactivity series. That is why they compatibly react with different acids in different mediums and displaces hydrogen gas and salt solutions. So this is the way how two metal react and takes part in a chemical reaction with dilute acid. But यहाँ पर भी बेटा exceptions मौजूद होते हैं. It has also two exceptions. पहला exception बेटा होता है हमारे पास exception 1. एक्सेप्शन 1 बेटा मेटल को लेकर है, जैसे कि लेड इज बीइंग एन एक्टिव मेटल। हमारा जो लेड होता है ये एक एक्टिव मेटल होता है, जैसे जिंक है, आयरन है, कैल्शियम है। क्यों? बिकॉज इट ऑल्सो लाइज अबव हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज। तो लेड भी जो होता है वो एक एक्टिव मेटल है, बट it forms insoluble coating of PbCl2 and PbSO4 with dilute HCl and dilute H2SO4। ये होता है बेटा। बाकी मेटल की तरह लेड भी एक्टिव मेटल है, पर हम इसको बेटा यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं यूज करते हैं? क्योंकि ये बाकी एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कोटिंग बनाता है PbCl2 की और PbSO4 की। दैट इज व्हाई वी इग्नोर लेड व्हाइल इट इज एन एक्टिव मेटल। द सेकेंड एक्सेप्शन ऑल्सो हियर, exception number 2, exception number 2, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक्सेप्शन नंबर 2 है डाइल्यूट HNO3 is not used for the preparation of hydrogen गैस। डाइल्यूट HNO3 को हम बेटा यूज नहीं करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस में। क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो नाइट्रिक एसिड होता है बेटा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन डाइल्यूट मीडियम। ये डाइल्यूट मीडियम में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बेटा। क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और क्या करेगा? एंड ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन गैस इनटू वाटर, इनटू वाटर, इनटू वाटर। जैसे कि बाकी मेटल डाइल्यूट एसिड में चाहे वो HCl हो या H2SO4 हो, उसमें हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर रहे हैं। बट अगर मैं यहीं पर HCl या H2SO4 यूज ना करके HNO3 यूज कर लेता बेटा, यहां पर अगर मैं यहां पर क्या यूज करता, डाइल्यूट HNO3, तो बीइंग एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये क्या करता, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके पानी बना देता। मतलब हमें वाटर मिलता ही नहीं। इसीलिए डाइल्यूट HNO3 को टिपिकल एसिड नहीं माना जाता है। मतलब इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो बाकी डाइल्यूट एसिड के अगेंस्ट होती है। दैट इज व्हाई इट डजंट सपोर्ट द प्रॉपर्टी ऑफ टिपिकल एसिड्स। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी सभी को। यहां पर नेक्स्ट पॉइंट, ये तो थी मेटल की प्रॉपर्टीज बेटा। अब बारी आती है मेटल केमिकल रिएक्शन में कैसे टेक पार्ट करते हैं। तो होता क्या कि बेटा जब मेटल किसी भी रिएक्शन में टेक पार्ट करता है तो वो करता क्या है, दूसरे कंपाउंड के या मॉलिक्यूल के एग्जिस्टिंग बॉन्ड को तोड़कर खुद उनसे बॉन्ड बनाता है, जिसे हम कहते हैं बॉन्डिंग।
तो क्वेश्चन है कि मेटल रिएक्शन में टेक पार्ट करता कैसे है, तो क्वेश्चन है बॉन्डिंग। अब क्वेश्चन है कि मेटल कैसे बॉन्ड बनाता है ये भी समझते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारा है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, बट उसके पहले थोड़ा सा हम आपको बेटा फ्लैशबैक आएंगे नॉन मेटल के बारे में। उसके पहले हम बात करना चाहेंगे आपके साथ नॉन मेटल क्या होते हैं। नॉन मेटल क्या होते हैं? मेटल की तरह ये भी एलिमेंट्स होते हैं, बस इनकी प्रॉपर्टी क्या है, ये या तो बेटा इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर ये ऐसा करेंगे तो ये क्या फॉर्म करेंगे, एनायंस। एनायन क्या होते हैं, नेगेटिव आयंस। तीसरा पॉइंट, इनके लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, लास्ट ऑर्बिट कंटेन्स मोर देन और इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये होता है बेटा इसमें यहां पर। और इनका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल कार्बन 6 4, नाइट्रोजन 7 5, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, सल्फर 16, क्लोरीन 17। ये होता है बेटा। तो अगर कोई नॉन एलिमेंट नॉन मेटल है तो याद रखिएगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या शेयर करेगा। क्या पर्पस क्या होता है, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। दूसरा पॉइंट, ये एनायन बनाएगा जो कि नेगेटिव आयन होते हैं और इनके लास्ट ऑर्बिट में 4 या 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, जो कि इनकी अपनी खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब बात करते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। किसकी, नॉन मेटल की। नॉन मेटल की अपनी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, पहला पॉइंट, ये लाइट या फिर लाइटेस्ट एलिमेंट होते हैं, लाइक हाइड्रोजन। जो नॉन मेटल होते हैं ये हल्के या फिर बहुत हल्के एलिमेंट होते हैं बेटा, लाइक हाइड्रोजन। बट यहां भी एक एक्सेप्शन है बेटा यहां पर, और वो एक्सेप्शन क्या है, डायमंड। डायमंड, द एलोट्रोप ऑफ कार्बन, इट इज द हार्डेस्ट नॉन मेटल एंड सब्सटेंस। पॉइंट नंबर 2, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा इनकी क्या होती है, बैड कंडक्टर होते हैं ये ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी की बेटा बैड कंडक्टर्स होते हैं, बहुत ही बैड कंडक्टर बेटा होते हैं, ठीक है। बट यहां भी बेटा एक एक्सेप्शन होता है। क्या होता है एक्सेप्शन, देखिए सभी लोग, एक्सेप्शन क्या होता है, ग्रेफाइट, और दूसरा बेटा होता है गैस कार्बन। ये दोनों ही बेटा कार्बन के एलोट्रोप होते हैं। बोथ आर द एलोट्रोप ऑफ कार्बन बीइंग नॉन मेटल एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट पॉइंट, तीसरी प्रॉपर्टी बेटा आते हैं इनका। तीसरी क्या है, ये ब्रिटल इन नेचर होते हैं बेटा, ब्रिटल इन नेचर होते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर आप जैसे मेटल को आप फोर्स करते हैं, हैमरिंग करते हैं, तो वो शीट या वायर में लॉन्गेट होते हैं। ये ऐसा नहीं है, इनको आप फोर्स करेंगे तो कई टुकड़ों में टूट के बिखर जाते, स्प्रेड हो जाते हैं। ये इनकी थर्ड प्रॉपर्टी, ब्रिटल इन नेचर। फोर्थ प्रॉपर्टी पर आते हैं, ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं।
नॉन मेटल पानी में कभी डिसॉल्व नहीं होता है, कार्बन एक्सेप्शन, वो भी एबनॉर्मल कंडीशन में ही बेटा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, हाईली वोलाटाइल होते हैं ये, मतलब इजिली ऑक्सीडाइज होते हैं, हाईली वोलाटाइल एंड ऑक्सीडाइज इन एयर। इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर आप इनको हवा या पानी में रखेंगे तो बहुत इजीली ये उनसे रिएक्ट कर जाते, सॉरी अगर आप इनको एयर में एक्सपोज करेंगे तो ये बहुत इजीली एयर से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, पर पानी में बेटा याद रखना ये इनसॉल्युबल होते हैं। तो ये अपनी नॉन मेटल की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं फिजिकल, जो कि आप लोग को पता होनी चाहिए इसमें। यहां पर आगे बढ़ते हैं, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। इट हैज लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसमें भी एक्सेप्शन होता है, और एक्सेप्शन बेटा किसका होता है? यहां पर एक्सेप्शन होता है डायमंड का। बीइंग नॉन मेटल इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई बेटा होता है, ठीक है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं किसकी? नॉन मेटल के लिए। अब बारी आती है, हम बात करेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज? तो आंसर है बेटा नॉन मेटल की। पहली केमिकल प्रॉपर्टी बेटा क्या होती है? रिएक्शन इन एयर। इनको हम एयर में एक्सपोज करेंगे, क्या होता है समझिए आप सभी लोग। किसी भी नॉन मेटल को अगर आप एयर में एक्सपोज करेंगे तो होता क्या बेटा? यहां पर नॉन मेटल को एयर में एक्सपोज करने पर, एक्सपोज टू एयर, ये ऑक्साइड्स बनाते हैं बेटा, ऑक्साइड। ये ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर भी हो सकते हैं और केमिकली न्यूट्रल भी हो सकते हैं बेटा। न्यूट्रल का एग्जांपल क्या है? खुद वाटर है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है। ऑल फोर आर केमिकली न्यूट्रल, मतलब ये पानी में इनसॉल्युबल होंगे, ना ही ये एसिडिक और बेसिक नेचर शो करेंगे। एसिडिक में क्या क्या आता है? CO2 आ गया, SO2, SO3, NO2, ये सभी एसिडिक हैं। एसिडिक का मतलब ये हुआ कि इनको अगर आप पानी में ऐड करोगे बेटा, इनको अगर हम पानी में ऐड करें किसी को भी, तो ये हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करेंगे एज ओनली पॉजिटिव आयन, इसलिए सभी को हम एसिडिक ऑक्साइड कहते हैं। दूसरी बात, इसमें जो पहले तीन दिख रहे हैं इनको हम एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं। मैंने चैप्टर 2 एसिड बेसिन सॉल्ट्स में आपको पढ़ाया, जिसका वीडियो अभी रिसेंटली आपका यूट्यूब चैनल पे बेटा हमारे हम लोग ने अपलोड किया है, आपने देखा भी होगा, नहीं देखा तो अगर देखिएगा, डिटेल मैंने वहाँ इन्फॉर्म किया है और बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है। तो पहले जो तीन ऑक्साइड है ये एसिड एनहाइड्राइड हैं, क्योंकि पानी में डिसॉल्व होकर एसिड बनाते हैं। जबकि लास्ट वाले को बेटा हम कहते हैं मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड। इनको मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड इसलिए कहते हैं क्योंकि पानी में डिसॉल्व होकर दो या उससे ज्यादा एसिड बनाते हैं। फिलहाल NO2 दो ही एसिड बनाता है, इसलिए मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं, ठीक है। तो ये इनके बारे में है। और एक चीज चारों में कॉमन है बेटा, यहां पर ऑल फोर आर दी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एसिड रेन। ये चारों के चारों एसिड रेन के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं बेटा। यहां पर ये याद रखिएगा चारों के बारे में, ये सब चीजें एग्जाम में पूछी जाती है। NO2 के बारे में चीज आपको और बताऊंगा। यहां पर NO2 को मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड कहते क्यों हैं? क्योंकि जैसे ही आप इसे पानी में ऐड करेंगे तो ये एक नहीं दो एसिड बनाता है बेटा, आई मीन मिक्सचर ऑफ एसिड, इसीलिए ये बेटा मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। आई होप समझ में आया होगा सभी को। आगे बढ़ते हैं।
नॉन मेटल के बारे में दूसरी बात जो आपको पता होनी चाहिए, नॉन मेटल गिव्स नो रेस्पॉन्ड इन वाटर एंड डाइल्यूट एसिड। नो रिएक्शन। अगर आप नॉन मेटल को पानी में ऐड करिए या डाइल्यूट एसिड में ऐड करो बेटा, तो ये हमेशा याद रखना कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। ये सभी को मालूम होना चाहिए, बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है। बस इसमें एक एक्सेप्शन बेटा कार्बन के साथ होता है, जो कि सिलेबस में है आई थिंक नहीं, पर फिर भी मैं बता रहा हूं। अगर हम कार्बन को हीट करें एट 1000 डिग्री सेल्सियस पर विद सुपर हीटेड स्टीम, सुपर हीटेड स्टीम होती क्या है मालूम होना बहुत जरूरी है। नेचुरली बेटा वाटर 100 डिग्री पर बॉईल करता है, पर सुपर हीटेड स्टीम में इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 170 डिग्री से भी ज्यादा होता है। इसको सुपर हीटेड कहते हैं। इतनी एबनॉर्मल कंडीशन पे कार्बन इसमें पार्शियली डिसॉल्व होकर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये रिएक्शन बेटा हाईली एंडोथर्मिक होती है। तो ये है कंसेप्ट ऑफ नॉन मेटल। आई होप सभी को समझ में आया होगा। अब हम आते हैं बॉन्डिंग, जिसका मैंने कुछ देर पहले मैंने भी स्टार्ट किया था। केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है? केमिकल बॉन्डिंग होता क्या बेटा? केमिकल बॉन्डिंग एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, FOA। FOA का मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दो न्यूक्लियाई या दो से ज्यादा न्यूक्लियाई को एक साथ क्लोजली बाउंड करता है। ठीक है, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट बाउंड्स टू और मोर न्यूक्लियाई टुगेदर। एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियाई को क्या करता है? बाउंड करता है एक साथ बेटा। यहां पर क्वेश्चन है कैसे बाउंड करता है? दो तरीके हैं, सॉरी, कैसे बाउंड करेगा? इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट बाउंड्स टू और मोर न्यूक्लियाई। कैसे बाउंड करता है? बाई कंट्रीब्यूशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बाई कंट्रीब्यूशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। केमिकल बॉन्डिंग एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसमें दो न्यूक्लियाई एक दूसरे से क्या होते हैं? क्लोजली और टाइटली स्ट्रक होते हैं। और ये स्ट्रक क्यों होते हैं और कैसे होते हैं? बिकॉज बोथ विल कंट्रीब्यूट देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब क्वेश्चन है ऐसा वो करते क्यों हैं? तो टू कंप्लीट देयर नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, इस यूनिवर्स में हर कोई स्टेबिलिटी चाहता है, और स्टेबिलिटी के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो एलिमेंट को भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा बेटा। ऐसे हाथ में हाथ रखे रहने वो स्टेबल थोड़े हो जाएंगे। हम भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, आप भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आप डॉक्टर के लिए बनना चाहते हो, इंजीनियर, सिविल सर्विस, पुलिस, इंजीनियर, क्रिकेटर, कुछ भी बनना चाहते, बट उसका पर्पस क्या है? एक अच्छी सोशल स्टेटस को मेंटेन करना। ये सारा काम उसे, ये उसके अलग अलग टूल हो सकते हैं, बट ओवरऑल क्या है? अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है, अपनी मेंटल स्टेबिलिटी और एक गुड एंड हेल्दी सोशल स्टेटस को मेंटेन करना, नथिंग एल्स। उसके तरीके कई हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, उसमें नो डाउट, बट कर हम बेटा इसी ले रहे हैं सभी लोग यहाँ। तो होता क्या है कि केमिकल बॉन्डिंग एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसमें दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियाई एक दूसरे से क्लोजली स्ट्रक होते हैं। और ये कैसे होते हैं? बाय कंट्रीब्यूशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये कंट्रीब्यूशन टू टाइप का बेटा होता है। पहला क्या है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरा है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग से बेटा हमेशा ना कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं, और ट्रांसफरिंग से आयोनिक बॉन्ड बनते हैं।
ये होता है। दो तरह के बेटा बॉन्ड होते हैं। आयनिक बॉन्ड होते क्या है, इनको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ये इनके बारे में। ठीक, आई होप समझ में आए। ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है बेटा, ये हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ कार्बन एंड कंपाउंड में, इसका यहाँ कोई भी रोल फिलहाल नहीं है। तो फिलहाल हम फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ आयोनिक बॉन्ड पर। व्हाट आर आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्डिंग क्या होती है। तो आयोनिक बॉन्ड बेटा होते क्या है, ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और ये कहां बनता है, बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल। और कैसे बनता है बेटा, बाई ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कैसे बनता है, ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बनता है। ये इसके डेफिनेशन है, जिसमें इसमें होता क्या है। ये दूसरा पॉइंट इसके बारे में जो आपको पता होना चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड एक रेडॉक्स रिएक्शन है बेटा। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड जो है ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। क्यों रेडॉक्स बोला बेटा हमने, इसका रीजन है, आप खुद देखो। आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करके केटायन बनाता है, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। फिर से बोल रहा हूं, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करके केटायन बनाता है और इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। वहीं नॉन मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बनाता है और इसको हम कहते हैं रिडक्शन। क्योंकि दोनों एक साथ हो रहे हैं इसीलिए बेटा इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं हम, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये तरीका है बेटा इसे करने का। आई होप सभी को समझ में आया होगा। अब मैं इसके कुछ एग्जाम्पल तुम्हें कराता हूं। जैसे कि हम बात करेंगे NaCl, हमें इसका इलेक्ट्रॉन डॉट अरेंजमेंट ड्रॉ करना है। पहले आपको चेक करना होगा ये आयनिक है या कोवैलेंट है। देखो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन बनता है बेटा 281 और क्लोरीन का बनता है 287। अगर आप लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन देखें तो सोडियम के पास <4 है और क्लोरीन के पास <4 है। मतलब सोडियम मेटल और क्लोरीन नॉन मेटल है, और मेटल और नॉन मेटल के बीच में हमेशा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। कैसे ट्रांसफर होंगे, देखो यहाँ पर ये सोडियम हो गया, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास 7 होते हैं बेटा, 7, ये हो गया। अब अगर सोडियम को स्टेबल होना है तो उसके बाद दो तरीके, या तो वो 1 लूज करे या 7 गेन करे। क्लोरीन के पास भी ये चीज है, या तो वो 1 गेन करे या 7 लूज करे। आई थिंक मेरी नियर में जो इजी और आप भी आई थिंक कन्विंस होंगे कि इस फैक्टर का, अगर सोडियम अपना 1 लूज कर दे तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, वहीं क्लोरीन अगर 1 गेन कर ले तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। जैसे ही होगा आप क्या देखोगे, यहाँ पर सोडियम पर +1 यूनिट का चार्ज होगा और क्लोरीन पर -1 यूनिट का चार्ज होगा, और इससे दोनों का बेटा ऑक्टेट पूरा हो जाता है। ये बन जाता है सोडियम क्लोराइड। दिस इज द वे। दूसरा एग्जाम्पल देखो बेटा, यहां पर मान लो मैं मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना हो तो मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन बनता है 282, जबकि क्लोरीन का बेटा बनता है 287। अब आप खुद देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो वो स्टेबल हो जाएगा। भाई 6 गेन करने से अच्छा कि वो 2 लूज करे, तो वो 2 लूज करना ज्यादा पसंद करेगा। बट क्वेश्चन इसको अरेंज कैसे करें, तो आप एक तरीका बताता हूं बेटा। अगर किसी कंपाउंड में 2 एलिमेंट और 2 आइटम है तो हम लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन करेंगे, मेटल को लेफ्ट और नॉन मेटल को राइट। बट अगर कंपाउंड में 2 से ज्यादा आइटम है तो हमेशा मेटल को बीच में सेंटर में लिखते हैं और नॉन मेटल को साइड पे लिखते हैं, इस तरीके से। ये तरीका होता है बेटा। क्लोरीन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मेंशन करिए। यहां भी 7 इलेक्ट्रॉन है, सब लोग मेंशन करेंगे इसको, और यहां भी 7 है। ये
जबकि मैग्नीशियम के पास, अब देखो मैंने गलत बना दिया, यहाँ 2 क्लोरीन थी मैंने 3 बना दिया, तो ये बेटा गलत है, हमें 2 ही क्लोरीन रखनी है। तो अब देखो यहाँ पर आप मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है ये भी देख लेते हैं। मैग्नीशियम के पास खुद के केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन है। आप देखो यहाँ पर 2 हैं, क्या होगा, मैग्नीशियम एक इसको डोनेट करता है और एक इसको डोनेट करेगा, क्या बनेगा यहाँ पर, क्योंकि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो मैग्नीशियम पे 2+ यूनिट का चार्ज आएगा, और क्लोरीन ने एक ही गेन किया है तो -1 यूनिट का चार्ज होगा। नंबर ऑफ क्लोरीन 2 है तो इंटू 2 कर दिया मैंने। ये हो गया, ये तरीका होता है बेटा बॉन्ड बनाने का। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, मान लीजिए हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैसे बनाएंगे, कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन 2882 होता है, ऑक्सीजन 26 होती है। अब आप भी देख रहे हैं कैल्शियम 2 लूज कर दे तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, और क्लोरीन 2 गेन कर ले तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। यही कुछ बेटा यहां होता भी है। ये ऐसे लूज करेगा, ये बेटा बन जाता है। दिस इज द वे हाउ टू फॉर्म अ कैल्शियम ऑक्साइड। आई होप सभी लोग कर लेंगे। नेक्स्ट वन इज, बात करते हैं पोटेशियम क्लोराइड के लिए। तो पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन बेटा बनता है 2881 एंड क्लोरीन इज नाउ 287। अब आप खुद देखिए, पोटेशियम के लास्ट ऑर्बिट में 1 है, तो अगर ये 1 लूज कर दे तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, जबकि क्लोरीन अगर 7 लूज कर दे तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ये किसको ट्रांसफर करता है, ये बन जाएगा। इस तरीके से चीजें बेटा होती हैं। तो दिस इज द वे हाउ टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। इस तरीके से हम मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड ड्रॉ करते हैं। आई होप समझ में आया होगा। दूसरी बात, क्योंकि जो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है इसलिए मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, नॉन मेटल गेन कर रहा है इसलिए उसका रिडक्शन होगा। तो ये सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक चीज यहां मैं नोट करके लिख भी देता हूं, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है इसलिए ऑक्सीडेशन होकर केटाइन बनाएगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहा है बेटा, यहां पर रिडक्शन कैरी करके एनाइन बना रहा है। ये तरीका होता है बेटा। दूसरी बात, जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उन्हें ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कहते हैं, और जो गेन करते हैं उन्हें रिड्यूस सब्सटेंस कहते हैं। इन्हें रिड्यूस प्रोडक्ट कहते हैं और इन्हें ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट कहते हैं। दिस इज द वे हाउ टू फॉर्म केमिकल रिएक्शन। इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्नीशियम क्लोराइड में ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट और रिड्यूस प्रोडक्ट क्या है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड में जो लूज कौन करेगा, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम आयन जो होगा ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट होगा, क्लोराइड आयन जो होगा बेटा वो रिड्यूस प्रोडक्ट होगा। दिस इज द वे हाउ टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स। आगे बढ़ते हैं यहां पर। इसके बाद हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज बेटा क्या होती है, एंड आयनिक बॉन्ड की। आयनिक कंपाउंड और आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा, ऑलमोस्ट सॉलिड होते हैं। सभी ने देखा होगा जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं सभी बेटा सॉलिड होते हैं, चाहे घर में खाने वाला नमक हो या घर में कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट्स हो, ये सब के सब बेटा सॉलिड होते हैं, या घर पे होने वाला वाइट वॉश हो, ये सब के सब सॉल्ट होते हैं। ये सब के सब आयनिक कंपाउंड हैं और सभी के सभी सॉलिड है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, मोस्ट डेंस मटेरियल है, डेंस एंड हार्ड। तीसरा हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा। चौथा पॉइंट नॉन वॉलेटाइल होते हैं, मतलब इजिली मेल्ट और वेपराइज नहीं होते हैं। ये इनकी प्रॉपर्टीज होती है बेटा। और जानते हैं इन चारों का रीजन एक ही होता है, इसलिए मैंने चारों को एक साथ लिखा है। रीजन क्या होता है ये समझते हैं। होता बेटा क्या है, जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं
आयनिक कंपाउंड में क्या मौजूद होते हैं? ऑपोजिट चार्ज आयंस, जो कि क्या होते हैं? स्ट्रांगली बाउंड होते हैं फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप देखिए, थोड़ा फ्लैशबैक में आते हैं बेटा। यहां देखो आप, ये आयनिक कंपाउंड है, आयनिक बॉन्ड है, यहां देखिए अपोजिट चार्ज आयन है, यह आयनिक कंपाउंड देखिए अपोजिट चार्ज आयन है। तो होता क्या है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं दे आर कंपोज्ड बाय ऑपोजिट चार्ज आयंस एंड दे कैरिंग कंप्लीट चार्ज, मतलब पूरा प्लस और पूरा माइनस, इसलिए इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है बेटा वो बहुत ज्यादा होता है। और इतने ज्यादा अट्रैक्शन की वजह से ही, इतने ज्यादा अट्रैक्शन की वजह से ही ये क्या होते हैं? एक दूसरे से क्लोजली बाउंड होते हैं, और क्लोजली बाउंड होंगे तो डेंस और हार्ड तो होंगे ही। दूसरी बात, ज्यादा एनर्जी भी देनी पड़ेगी इनको हटाने के लिए। सो दिस इज द वे व्हाई दे आर नॉन वोलेटाइल, व्हाई दे आर क्या होते हैं यहाँ पर? डेंस एंड हार्ड, एंड व्हाई दे आर नॉन वोलेटाइल एंड व्हाई दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट पॉइंट, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। वाटर सॉल्युबल बेटा क्यों होते हैं? इसका भी रीजन है, बिकॉज दे हैव लाइक डिसॉल्व लाइक प्रॉपर्टीज। इनमें प्रॉपर्टीज होती है, हम कहते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक प्रॉपर्टीज। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उसमें प्रॉपर्टी होती है लाइक डिसॉल्व लाइक प्रॉपर्टीज। का मतलब क्या होता है? आयनिक कंपाउंड्स आर पोलर लाइक वाटर। आयनिक कंपाउंड्स आर पोलर लाइक वाटर। आयनिक कंपाउंड पानी की तरह पोलर होते हैं, मतलब दोनों पोलर होते हैं, मतलब दोनों की प्रॉपर्टी एक जैसी होती है, और एक जैसी होने के दोनों एक दूसरे में कंप्लीटली सॉल्युबल और डिसोसिएट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी प्रॉपर्टी बेटा क्या होती है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन solid state but strong electrolyte in aqueous state। ये इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं बेटा सॉलिड फॉर्म में करंट कैरी नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने ही बोला ना आयनिक कंपाउंड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग होता है, तो ये दूर जा सकते नहीं है। जब तक ये दूर नहीं जाएंगे करंट कैरी नहीं होगी। करंट कंडक्शन के लिए दो चीजें बेटा बहुत जरूरी है, एक तो चार्ज और दूसरा मोमेंटम। तो होता क्या है यहाँ पर, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं चार्ज तो कूट कूट के भरा होता है, मतलब खूब होता है चार्ज, पर मोमेंटम नहीं होता है क्योंकि स्ट्रांगली बाउंड होते हैं, इसीलिए यहां पर कंडक्शन नहीं होता। रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज दे हैव नो फ्री आयंस। आयनिक कंपाउंड में फ्री आयंस नहीं होते हैं अगर वो सॉलिड फॉर्म में है, इसीलिए वो करंट कैरिंग नहीं होते हैं, ठीक है। और नो फ्री आयन क्यों होते हैं? बिकॉज दे आर स्ट्रांगली बाउंड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बट एक्वस में क्या होता है, ये बड़ा डिसॉल्व हो जाते हैं, और जब डिसॉल्व होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। तो क्या लिखोगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इन एक्वस। एक्वस में क्या होता है? फ्री डिसोसिएटेड आयंस मौजूद होते हैं, फ्री डिसोसिएटेड आयंस मौजूद होते हैं। जब फ्री डिसोसिएटेड आयंस होंगे तो वो मोमेंटम भी करेंगे, मोमेंटम करेंगे तो करंट बेटा कैरी करेगी। तो ये आयनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज थी। लास्ट प्रॉपर्टी बताते हैं, आयनिक कंपाउंड मोस्ट ब्रिटल होते हैं। रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ लाइक चार्ज रिपल्शन। लाइक चार्ज रिपल्शन होता है, रिपल्शन की वजह से, इस वजह से ये क्या होते हैं? मोस्ट ब्रिटल होते हैं। कभी भी आप दीवार पर हैमरिंग करिए तो दीवार फैल के चौड़ी नहीं हो जाती है, वो टूट के पाउडर फॉर्म में गिर जाती है। वजह बेटा क्या होता है? क्योंकि ब्रिटलनेस होती है। कभी नहीं हुआ होगा किसी के यहाँ की दीवार पे आपने हाथ मारा या हैमरिंग करी, दीवार फैल गई, आपकी प्लास्टर फैल गया, ऐसा नहीं होता है, वो बेटा पाउडर फॉर्म में टूट के गिर पड़ता है।
तो ये इसका रीजन है, ये आयनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज थी। आई होप समझ में आया होगा। और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम कहते हैं क्या है, मेटलर्जी। मेटलर्जी मेटलर्जी होती क्या है? मेटलर्जी बेटा एक प्रोसेस है। मेटलर्जी क्या है? प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? एक्सट्रैक्शन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स फ्रॉम इट्स ओर। मेटलर्जी बेटा एक प्रोसेस है जिसमें हम करते क्या है, मेटल को उनके नेचुरल रिसोर्सेज से एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर प्योरीफाई करते हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं मेटल मोस्टली रिएक्टिव होते हैं, तो जब रिएक्टिव है तो वो किसी ना किसी कंबाइंड फॉर्म में ही मिलेंगे। दूसरा वो वाटर इनसॉल्युबल है, तो ऑब्वियस सी बात है वो मिनरल्स के फॉर्म में ही मौजूद होते हैं, जिसे हम कहते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस या नेचुरली अर्थ क्या होते हैं, नेचुरली अर्थ कॉम्पोजिशंस। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जो मेटलर्जी है ये प्रोसेस है जिसमें हम नेचर के थ्रू मेटल को न केवल एक्सट्रैक्ट करेंगे उनके नेचुरल रिसोर्सेज से, बल्कि एक्सट्रैक्ट करने के बाद उनको उनके हाई एंड प्रीशियस लेवल पर क्या करते हैं, रिफाइंड भी करते हैं। सबसे पहली चीज मेटलर्जी में जो बेटा सब्सटेंस इंट्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं क्या है, मिनरल। मिनरल कहते हैं, क्या कहते हैं, मिनरल्स। मिनरल्स होते क्या है? मिनरल्स नेचुरली अकरिंग इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं बेटा। क्या होते हैं बेटा? नेचुरली अकरिंग इम्प्योर सब्सटेंस फ्रॉम विच metal is extracted, from which metal is extracted, जहां से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा ना मेटल कभी प्योर फॉर्म में मिलता ही नहीं है, मोस्टली रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए नहीं मिलता हमको। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इनके नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करते हैं। उन नेचुरल रिसोर्सेज को हम क्या करते हैं, कई सारे फिजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट के बाद हम उनसे मेटल को ना केवल एक्सट्रैक्ट करते हैं बल्कि रिफाइंड करते हैं। और इन नेचुरल रिसोर्सेज को हम बेटा मिनरल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनरल्स। सबसे पहला काम बेटा हम करेंगे क्या, इन मिनरल्स को हम क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं, इनका कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन को हम इनरिचमेंट भी कहते हैं बेटा। और यहां से क्या कलेक्ट करते हैं, ओर। और क्या होते हैं, प्रॉफिटेबल मिनरल्स। और को हम कहते हैं प्रॉफिटेबल मिनरल्स। अब दोनों में फर्क क्या होता है, मिनरल और प्रॉफिटेबल मिनरल्स? होता है बेटा क्या कि जो मिनरल होता है सीधे में अर्थ से मिलता है, तो इसमें अर्थ इंप्योरिटीज का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है और मेटल कंटेंट का कम होता है, इसलिए यहां मेटल कंपोजिशन कम होगा। पर जब हम इस मिनरल को क्या करते हैं, इनरिच करते हैं बाय डिफरेंट प्रोसेस, तो इंप्योरिटीज धीरे धीरे रिमूव होती हैं और जो मेटल और उनके नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनकी यील्ड बढ़ती है। तो अगर मेटल रिसोर्स की यील्ड बढ़ेगी तो मेटल के आउटकम भी बढ़ेंगे, मतलब मेटल ज्यादा मिलेगा। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्सेंट्रेशन से सारी इंप्योरिटीज रिमूव हो जाती, सारी नहीं होती बेटा, पर हाँ काफी इंप्योरिटीज यहां की तुलना में यहां रिमूव हो जाती है, इसीलिए यहां मेटल इनरिच होता है कंपेयर टू इट्स नेचुरल फॉर्म। बट क्वेश्चन ये है हम ये करेंगे कैसे? तो इसको करने के बड़ा 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन। दूसरा बेटा होता है फ्रॉथ फ्लोटेशन। और तीसरा बेटा होता है हमारे पास क्या, मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन।
बात करते हैं ग्रेविटी सेपरेशन कैसे होता है। यहाँ पर ग्रेविटी सेपरेशन बेटा हम उन मिनरल्स के लिए करते हैं जिसमें प्रेजेंट मेटल और जिसमें प्रेजेंट मेटल और की इंप्योरिटी मेटल और की डेंसिटी इंप्योरिटी से कम होती है बेटा। अगर मिनरल में प्रेजेंट, फिर से बोल रहा हूं, मिनरल में दो चीजें बेटा होती है, एक मेटल कंटेंट, दूसरा इंप्योरिटी। तो अगर मिनरल में क्या होता है, मेटल कंटेंट की डेंसिटी इंप्योरिटी से ज्यादा है, तो ही बेटा हम ग्रेविटी सेपरेशन यूज करेंगे। और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसको बेटा हम यूज करते हैं ऑक्साइड के लिए, कार्बोनेट के लिए, सल्फेट के लिए, किसके, ऑफ हैवी मेटल लाइक कॉपर, आयरन, जिंक हो गया, मर्क्यूरी हो गई, बेरियम हो गया। ऐसे बहुत सारे बेटा मेटल होते हैं जिनके लिए बेटा हम इसको परफॉर्म करते हैं। कहने का मतलब बेटा ये कि जो ग्रेविटी सेपरेशन है ये उन मिनरल के लिए करेंगे जिसमें प्रेजेंट मेटल कंटेंट की डेंसिटी इंप्योरिटी से ज्यादा होगी। ये जो मिनरल्स होते हैं बेसिकली क्या क्या हो सकते हैं, या तो ऑक्साइड होंगे, या कार्बोनेट होंगे, या सल्फेट होते हैं, किसके, हैवी मेटल लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ठीक है, वैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम जो होते हैं बेटा वो सल्फेट ये सब चीजें बनाती नहीं, बेसिकली हम यूज करेंगे कॉपर, जिंक, आयरन, मर्क्यूरी, बेरियम, क्रोमियम, कोबाल्ट, निकेल, बहुत सारे बेटा लंबी चौड़ी लिस्ट है इनके लिए। दूसरे नंबर फ्रॉथप्लांटेशन, ये हम उन मिनरल के लिए बेटा करते हैं जहां पर मेटल ओर की डेंसिटी इंप्योरिटी से कम होती है। ठीक उसका उल्टा, अगर मेटल और इंप्योरिटी के कंपैरिजन में हल्के हैं तो हम बेटा फ्रॉथप्लांटेशन यूज करेंगे। और हम किसके लिए करते हैं, केवल सल्फाइड ओर के लिए, सल्फाइड ओर के लिए बेटा करते हैं। किसके लिए करते हैं, सल्फाइड ओर, चाहे वो जिंक सल्फाइड हो, चाहे वो कॉपर सल्फाइड हो, कोई भी बेटा इसमें। यहां पर इसी तरह मैग्नेटिक सेपरेशन के लिए करते हैं, ये उन मिनरल के लिए बेटा करते हैं जिसमें क्या होता है, आइदर और या फिर इंप्योरिटी मैग्नेटिक इन नेचर होती है, मैग्नेटिक होती है। मैग्नेटिक सेपरेशन उन मिनरल के लिए करते हैं बेटा जिसमें या तो और या इंप्योरिटी दोनों मैग्नेटिक होती है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या है, आयरन और, मैग्नीज और, एंड कॉपर इटसेट्रा, ये तीनों ही बेटा मैग्नेटिक होते हैं। इनको तुम जब भी इनके नेचुरल रिसोर्सेज से एक्सट्रैक्ट करोगे तो आप मैग्नेटिक सेपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। खैर तुम इनके लिए चाहो तो ग्रेविटी सेपरेशन भी यूज कर सकते हो क्योंकि सभी इंप्योरिटी से काफी भारी होते हैं। आई होप सभी को समझ में आया होगा। तो सबसे पहली चीज, जब भी आप मेटल को उसके नेचुरल रिसोर्सेज से एक्सट्रैक्ट करेंगे तो सबसे पहले हम उनको कॉन्सेंट्रेट करके प्रॉफिटेबल मिनरल में बेटा कन्वर्ट करते हैं। दूसरे नंबर बेटा हम करते क्या है, देखो यहां पर अब हम इस ओर को करते क्या बेटा, यहां पर कन्वर्ट करेंगे कौन से ओर को, कॉन्सेंट्रेटेड ओर को। कौन से ओर को बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड ओर को। ये कॉन्सेंट्रेटेड ओर है बेटा। अब हम इस कॉन्सेंट्रेटेड ओर को बेटा करते क्या है, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। ये जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर जो आपने अभी मिनरल से जो आपने ओर कॉन्सेंट्रेट किया है जिसे हम कहते हैं प्रॉफिटेबल मिनरल, जिसमें मेटल इनरिचमेंट प्योर मिनरल के ओरिजिनल मिनरल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। अब हम उस कॉन्सेंट्रेटेड ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे और ऐसा करने के लिए हम जिस प्रोसेस का बेटा यूज करते हैं उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। और ये दो तरीके से बेटा मुमकिन है। पहले को हम कहते हैं रोस्टिंग
और दूसरे को कहते हैं कैल्सिनेशन। रोस्टिंग में बेटा हम करते क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड ओर को एक्सेस ऑफ एयर में हीट करते हैं। यहां बनता है मेटल ऑक्साइड प्लस गैसेस बनती हैं बेटा, ये होती है यहां पर। ये प्रेफर किसके लिए करते हैं, स्पेशली सल्फाइड ओर के लिए बेटा करते हैं, नॉट फॉर ऑल, ओनली सल्फाइड ओर्स। कैसे करते हैं देखो, तुम्हें एग्जांपल समझाते हैं। मान लो हमारे पास है यहां पर जिंक सल्फाइड, हमने इसको बेटा एक्सेस एयर में हीट किया। तो जब आप इसको एक्सेस एयर में बेटा हीट करते हैं तो पहले बनाता है जिंक सल्फेट, ये होता है, और फिर ये जिंक सल्फेट डिकम्पोज होता है और क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड, SO2 एंड O2। तो ये दोनों बेटा गैस हो गई और ये बन गया हमारे पास मेटल ऑक्साइड। तो ये तरीका होता है बेटा, हम करते क्या यहाँ पर, किसी भी, ये कॉन्सेंट्रेटेड ओर है बेटा हमारा, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड ओर है और उसको हमने देखिए मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया। इस तरीके से बेटा हम इसको करते हैं। कैल्सिनेशन में क्या होता है बेटा, हम कॉन्सेंट्रेटेड ओर को हीट करते हैं, कैसे, एब्सेंस ऑफ एयर, और हमारे पास क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड प्लस गैसेस। कौन सी गैस, या तो CO2 बनेगी या वाटर वेपर बेटा बनती, बाकी कोई गैस नहीं बनेगी। ये इनका कंसेप्ट है कैल्सिनेशन का। किसके लिए प्रेफर करेंगे बेटा, ये हम यूज करते हैं या तो कार्बोनेट ओर के लिए करते हैं या फिर हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड के लिए करते हैं, और किसी के लिए नहीं, मेटल ऑक्साइड के लिए। कैसे करेंगे एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे कि जिंक कार्बोनेट है, हीट किया मैंने, ZnO प्लस CO2 बन गया, और ये है हाइड्रेटेड Al2O3.2H2O, ये बड़ा बन गया Al2O3 प्लस वाटर वेपर, ये भी गैस है बेटा और ये भी गैस है। आई होप सभी को समझ में आया होगा। तो ये तरीका होता है कि हम किस तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड ओर को मेटल ऑक्साइड में चेंज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम अगली स्टेप पे आते हैं बेटा। मेटल ऑक्साइड का कन्वर्जन किस में होता है बेटा, यहां पर मेटल में करते हैं। बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। अब हम मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करेंगे और क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, मेटल। कैसे करेंगे देखो बेटा, यहां पर ऐसा करने के 3 तरीके होते हैं। पहला क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। दूसरा बेटा होता है बाय रिड्यूसिंग एजेंट। तीसरा ये है बाई हीटिंग एलोन, बाई हीटिंग एलोन। ये तरीका बेटा होता है, इस तरीके से करते चीजें। आगे देखिए कैसे। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन किसके लिए करते हैं बेटा, यहां पर ऑक्साइड ऑफ पोटेशियम टू एल्यूमिनियम इन रिएक्टिविटी सीरीज। सबने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो शुरू के 5 एलिमेंट और उनके ऑक्साइड होते हैं, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, इनका बेटा जो रिडक्शन होता है वो हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक से। जबकि इसको बेटा हम यूज करते हैं ऑक्साइड ऑफ जिंक टू कॉपर इन रिएक्टिविटी सीरीज, और इसको बेटा हम यूज करते हैं ऑक्साइड ऑफ मर्क्यूरी एंड सिल्वर, मर्क्यूरी एंड सिल्वर के लिए करते हैं बेटा। ये तरीका होता है इसको करने का। आई होप सभी को समझ में आया होगा। दूसरा पॉइंट, ये जो प्रोसेस होती है बेटा मोल्टेन स्टेट में ही कैरी होती है, ना एक्वस ना कॉन्सेंट्रेट, कुछ नहीं।
इसके लिए हम बेटा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे। क्या क्या? या तो कोक, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। और इसके लिए क्या करते हैं? एब्सेंस ऑफ एयर, ये होता है इस तरीके से। एग्जाम्पल क्या है? एल, ये मोल्टेन Al2O3 है। हमें मोल्टेन Al2O3 का कन्वर्जन Al में करना है। कैसे करेंगे? देखो यहां पर, ये बेटा सॉलिड Al2O3 होता है, सॉलिड है, इसको हीट किया, ये मेल्ट हो गई, मोल्टेन। मेल्ट होने के बाद बेटा ये ब्रेक होती है कैटायन और एनायन में, इस तरीके से। अब जब आप इस सॉल्यूशन में करंट पास करेंगे तो होता बेटा क्या है? कैथोड पर मेटल आयन का डिपोजिशन होता है। किसका डिपोजिशन? मेटल आयन का। तो मेटल आयन क्या है? एल्यूमिनियम। इसका हम रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और हमारे पास ये प्योर एल्यूमिनियम डिपॉजिट होती है। कहां पर? कैथोड पर। और इस तरह बेटा मेटल ऑक्साइड का कन्वर्जन मेटल में कर देते हैं। दिस इज द वे हाउ इज टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम इस मेटल ऑक्साइड। इस केस में क्या होता है? ये जिंक ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड से बेटा मैंने इसको हीट कर दिया, टेम्परेचर रखते हैं लगभग 1000 या 1100 डिग्री सेल्सियस का। ये बनता है जिंक प्लस CO2। इसी तरह दूसरा एग्जांपल है बेटा, ये कॉपर ऑक्साइड है, हमने हाइड्रोजन गैस के साथ हीट किया, ये बनता है कॉपर प्लस H2O। इस तरीके से बेटा हम करते हैं क्या है? मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन मेटल में करते हैं। और तीसरे और आखिरी में आते हैं, ये हम किसके लिए करते हैं? ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड है बेटा, इसको हम हीट करेंगे एब्सेंस ऑफ एयर, ये बनती है मर्क्यूरी एंड ऑक्सीजन। जबकि यहां पर है ये सिल्वर और ऑक्सीजन। इस तरीके से बेटा हम करते हैं क्या है? मेटल ऑक्साइड को अलग अलग प्रोसेस से मेटल में एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। बट होता बेटा क्या है? मेटल एक्सट्रैक्ट होने के बाद और कलेक्शन के बीच में काफी समय होता है। इस बीच में काफी मेटल होते क्या है? फिर से कोरोड हो जाते हैं, एंड इट कंटेन लिटिल मोर इम्प्योरिटीज। तो रिफाइनिंग तो बनती ही है। तो उनकी रिफाइनिंग हम कैसे करते हैं, आइए देखिए। इसके बाद हम आते हैं, लास्ट टॉपिक है मेटलर्जी का, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। कैसा मेटल? इम्प्योर मेटल। तो होता बेटा क्या है कि मेटल को प्योरीफाई करने के 4 तरीके होते हैं। पहला होता है डिस्टिलेशन, दूसरे नंबर बेटा होता है लिक्वेशन, तीसरे नंबर पे बेटा होता है हमारे पास व्हाट? तीसरे नंबर पे हमारे पास होता है ऑक्सीडेशन, और चौथे नंबर पे बेटा होता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। हमारे सिलेबस में फिलहाल ये 4 ही हैं बेटा, सॉरी ये लास्ट वाला ही, बाकी नहीं है। फिर भी बाकी के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताता हूं। डिस्टिलेशन कब यूज करते हैं? अगर मेटल का बॉइलिंग पॉइंट, अगर मेटल का बॉइलिंग पॉइंट इंप्योरिटी से कम है, इफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल इज लेसर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इंप्योरिटी। अगर इस इंप्योर मेटल में मेटल का बॉइलिंग पॉइंट इंप्योरिटी से कम है तो ही बेटा आप इसको यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। इसमें कब यूज करेंगे? अगर मेटल का मेल्टिंग पॉइंट इंप्योरिटी से कम है तो ही बेटा इसको यूज करेंगे। और ऑक्सीडेशन कब यूज करेंगे? इफ मेटल इज इजली ऑक्सीडाइज देन इंप्योरिटी। अगर मेटल इंप्योरिटीज
से पहले ऑक्सीडाइज हो जाए या उससे ज़्यादा वोलेटाइल हो तो बेटा हम ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है। बट सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, मोस्ट कमर्शियलाइज प्रिपरेशन फॉर एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग इज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। अब क्वेश्चन है इसको प्रेफर्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां जो प्योरिफिकेशन होता है बेटा वो प्रीशियस स्केल पर होता है, एट प्रीशियस स्केल। कौन सी स्केल, प्रीशियस स्केल पर होता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल क्या है, रिफाइनिंग हमें करनी है किसकी, रिफाइनिंग ऑफ, हम रिफाइनिंग करने जा रहे हैं किसकी, रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर कॉपर। हमें कॉपर, इम्प्योर कॉपर की रिफाइनिंग करनी है, किस में करनी है, इन एड्स कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन बेटा एसिडिफाइड है, एसिडिफाइड ये होता है। कैसे होता है, पहले इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम समझिए। ये एक इलेक्ट्रिक सेल होती है हमारी, इसमें राइट एंड पर ये हमारा कैथोड होता है, ये कैथोड है जो कि प्योर कॉपर की बनती है बेटा, प्योर कॉपर। और ये केमिकली इनर्ट इन नेचर भी है, मतलब इसका किसी भी तरीके से केमिकल इंटरफेरेंस नहीं है। दूसरी तरफ ये हमारी बेटा क्या होती है, एनोड होती है जो कि इम्प्योर कॉपर रॉड की बनी होती है, इम्प्योर कॉपर। और ये केमिकली एक्टिव है, एक्टिव का मतलब ये सॉल्यूशन में इजीली डिसॉल्व हो जाएगी। इसके बाद ये इलेक्ट्रोलाइट बेटा हमारा है जिसमें हमने इन दोनों रॉड को डिप किया हुआ है, सबको दिख रहा होगा। ये जो इलेक्ट्रोलाइट बेटा ये हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। ये हो गया, ये इलेक्ट्रोलाइट है बेटा। अब जब आप इस सॉल्यूशन में करंट पास करेंगे तो होता क्या बेटा, जैसे ही आप इस सॉल्यूशन में करंट पास करेंगे तो होता क्या है, दोनों के दोनों कैटायन कैथोड की तरफ माइग्रेट करते हैं, पर डिपोजिशन कॉपर आयन का पहले होता है। कैसे होगा, ये कॉपर आयन हो गई, ये कैथोड की तरफ पहुंचती है, कैथोड पर पहुंचती, इसका क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, जितना चार्ज है, 2 प्लस यूनिट का चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो गए। और इस तरह कैथोड पर क्या होती है बेटा, प्योर कॉपर डिपॉजिट हो जाती है इस तरह से, ये प्योर कॉपर ऐसे डिपॉजिट हो रही है, ये होता है। एनोड पर क्या होता है, क्योंकि एनोड केमिकली एक्टिव है, जैसे ही कॉपर आयन सॉल्यूशन से निकलकर कैथोड पर डिपॉजिट होते हैं, इंस्टेंट ये रॉड सॉल्यूशन में डिसॉल्व होना शुरू होती है। जब ये डिसॉल्व होगी, क्योंकि ये बनी किसकी है, कॉपर मेटल की, तो इसका क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड पर, एनोड पर हमेशा याद रखना ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। पर ये याद रखिएगा तभी होगा जब आयन सॉल्यूशन से कैथोड पे डिपॉजिट होते हैं। जैसे ही आयन सॉल्यूशन से कैथोड पे डिपॉजिट होकर कॉपर फॉर्म करेंगे, इंस्टेंटली ये कॉपर रॉड सॉल्यूशन में डिसॉल्व होकर कॉपर आयन बनाएगी। ऐसे फॉर्मेशन ऑफ आयन ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन में हमेशा बेटा इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। अब क्वेश्चन है कितने लूज होंगे, तो जितना बेटा उधर गेन हुए हैं, जितना यहां गेन हो रहे हैं उतनी बेटा वहां लूज होंगे, क्योंकि मैंने अभी बोला था ट्रांसफरिंग रिडॉक्स होगी, जितने इलेक्ट्रॉन यहां गेन होंगे उतने ही वहां लूज होंगे। दूसरी बात, क्योंकि ये इम्प्योर ब्लॉक है, तो जब बेटा ये सोल्यूशन में डिसॉल्व होगी तो कुछ इंप्योरिटीज यहां पर आएगी, ये इंप्योरिटीज भी आती जो कि वापस कैथोड पे डिपॉजिट नहीं होती है। अब देखिए जैसे ही डिसॉल्व होती है तो एक तो कॉपर आयन बनते हैं, वो कैथोड पे डिपॉजिट हो गए, पर कुछ इंप्योरिटीज भी आती जो नीचे रेसिड्यू बॉन्ड बनाती है, और इस इंप्योरिटीज को बेटा हम कहते क्या है,
एनोड मड कहते हैं। इस तरीके से हम इम्प्योर कॉपर रॉड को क्या करते हैं बेटा, प्योर कॉपर रॉड में कन्वर्ट कर लेते हैं इसे यहाँ पर। दिस इज द वे हाउ टू फाइंड आउट द ऑब्जर्वेशन। अब क्वेश्चन है कि इसमें ऑब्जर्वेशन क्या दिख रही है। एग्जाम में हमसे ऑब्जर्वेशन भी पूछी जाती है बेटा। ऑब्जर्वेशन क्या है, पहली ऑब्जर्वेशन क्या है, प्योर मेटल डिपॉजिट एट कैथोड, प्योर मेटल कैथोड पर है। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या होता है, एनोड ग्रेजुअली डिमिनिश हो रही है, एनोड इज ग्रेजुअली डिमिनिश्ड, धीरे धीरे सोल्यूशन में डिसॉल्व हो रहा है, सबको दिख रहा है। और तीसरा बेटा ऑब्जर्वेशन क्या है, कलर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विल रिमेन सेम। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, कलर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिमेन्स सेम। इलेक्ट्रोलाइट का कलर सेम होगा। क्यों सेम होगा, जितने कॉपर आयन कैथोड पे डिपॉजिट हो रहे हैं बेटा, आप देखो उतने ही एनोड से डिस्प्लेस हो जा रहे हैं। तो जब कंसेंट्रेशन और नंबर चेंज ही नहीं हो रहे तो कलर कैसे चेंज होगा। सो दिस इज द वे हाउ वी प्योरीफाई द इम्प्योर मेटल बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। आई होप सभी को समझ में आया होगा। ये बेटा पूरी इंटायर मैकेनिज्म है जिससे हम किसी भी मेटल को ना केवल उसके नेचुरल रिसोर्सेज से एक्सट्रैक्ट करते हैं, बल्कि हम उसको क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर रिफाइंड करके प्योर फॉर्म में कलेक्ट करते हैं। आई होप समझ में आया होगा सभी को। एंड इसके बाद हम आते हैं चैप्टर के सेकेंड लास्ट टॉपिक पर, कोरोजन। कोरोजन, व्हाट इज कोरोजन। तो कोरोजन बेटा होती क्या है, एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। क्या है, इट इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। कैसी प्रोसेस, ऑक्सीडेशन, जिसमें होता क्या है, अपर लेयर is eaten up on expose to air। जो अपर लेयर है वो इजिली ईटन अप हो जाती है एयर में एक्सपोज करने पर। इट इज स्लो या फिर वेरी स्लो प्रोसेस। या तो ये स्लो होती है बेटा या वेरी स्लो होती है। जैसे कि मैं तुम्हें इसको समझाता हूं किसमें। पहला एग्जांपल है वन इन केस ऑफ आयरन। आयरन की केस में बेटा हम इसे रस्टिंग भी कहते हैं। ये मॉइस्ट एयर है, ये मॉइस्ट एयर है। जब आप आयरन को मॉइस्ट एयर में बेटा एक्सपोज करते हैं तो होता क्या है, यहां पर ये क्या बनाती है, ये बनाती है बेटा इसमें यहां पर डल रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑफ Fe2O3 एंड साथ में ये होता है एडिशनल वाटर मॉलिक्यूल। इसको बेटा हम कहते हैं आयरन रस्ट। इसे बेटा हम कहते हैं आयरन रस्ट। इस तरीके से बेटा ये क्या होती है, आयरन रॉड करोड होती है। दूसरा एग्जांपल बेटा क्या होता है, सिल्वर। अगर हम सिल्वर को एयर में एक्सपोज करें तो क्या होगा, सिल्वर को अगर हम एयर में एक्सपोज करें, एक्सपोज्ड टू एयर, एयर ड्राई होनी चाहिए, सभी लोग याद रखिएगा। तो बेटा ये ब्लैक या फिर ब्राउन कोटिंग बनाती है Ag2O की, ब्राउन कोटिंग ऑफ Ag2O, ये इसमें होता है। तीसरा एग्जांपल जो तुम्हारे यहाँ है, कॉपर। आप भी जानते हैं प्योर कॉपर पिंक या फिर पर्पल कलर की होती है, पर अगर हम इसको एक्सपोज करें एयर में, कौन सी एयर, डैम्प एयर, इसको बेटा डैम्प एयर में एक्सपोज करते हैं, सभी लोग याद रखना है इसे कहते हैं डैम्प एयर। डैम्प एयर में वाटर के साथ CO2 भी होती है, इसे ड्राई एयर कहते हैं। इसमें सिर्फ ऑक्सीजन और ये मॉइस्ट एयर होती है। तो जैसे ही आप कॉपर को डैम्प एयर में बेटा एक्सपोज करेंगे, कॉपर क्या बनाती है, ग्रीन कोटिंग ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ये ग्रीन कोटिंग बेटा बनती है।
इस केमिकल कंपाउंड का नाम होता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। बेसिक कॉपर कार्बन, ये बेटा इसके बारे में। आई होप सभी को समझ में आया होगा। एंड द लास्ट थिंग इज नाउ एग्जाम्पल 4 एल्यूमिनियम। अगर हम एल्यूमिनियम को बेटा एक्सपोज करें किसमें, ड्राई एयर में, देन इट फॉर्म्स Al2O3। Al2O3 क्या होती है, कोरोडेड लेयर होती है बेटा। बट आपको चीज बताएं, बाकी की कोरोजन में और एल्यूमिनियम के कोरोजन में होता क्या है, एक डिफरेंस होता है। कोरोजन इन एल्यूमिनियम इज इकोनॉमिकली गुड। एल्यूमिनियम में जो कोरोजन होता है वो हमारे लिए इकोनॉमिकली गुड होता है। क्यों होता है बेटा, जानना जो बहुत जरूरी है। बिकॉज इट्स कोटिंग फर्दर प्रोटेक्ट्स metal to be eaten up or destroyed in air। ये होता है बेटा। बाकी में जो कोटिंग हो रही है या कोरोजन हो रहा है वो मेटल को धीरे धीरे ईटन अप कर रहा है, पर एल्यूमिनियम में जो कोरोजन बेटा होगा या जो कोटिंग होगी वो फर्दर एल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट करती, जिससे वो आगे कोई भी कोरोडेड लेयर ना बना पाए। इसीलिए पानी के जहाज सालों साल पानी के अंदर फ्लोट करते हैं, बड़े बड़े शिप्स होते हैं, सबमरीन्स होती हैं, कभी इनमें कोरोजन नहीं होता है। इसका रीजन यही है कि जो एल्यूमिनियम बॉडीज होती है इट इज प्रोटेक्टेड बाय इटसेल्फ थ्रू कोरोजन दैट फॉर्म्स इनसॉल्युबल एंड कह सकते हैं केमिकली इनएक्टिव लेयर ऑफ Al2O3। ये है बेटा कोरोजन का कंप्लीट कंसेप्ट। पर जब यही कोरोजन आयरन के केस में होती है तो हम बेटा इसको कहते हैं क्या है, रस्टिंग। बाकी के लिए सिर्फ ये कोरोजन है, पर एल्यूमिनियम के केस में ये, सॉरी आयरन के केस में ये रस्टिंग कही जाती है। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आया होगा। एंड लास्ट टॉपिक पे मैं आता हूं चैप्टर के यहां पर, जिसे हम कहते क्या है बेटा, एलॉय। व्हाट इज एलॉय? एलॉय होते क्या हैं? एलॉय होमोजीनियस एंड मोल्टेन मिक्सचर होता है बेटा ऑफ 2 or more एलिमेंट्स। टू इंप्रूव the desirable properties of base element। बेस एलिमेंट होता है बेटा क्या कि आप सभी जानते हैं कि हमारे सराउंडिंग में जितने भी एलिमेंट या कंपाउंड है सब में कुछ ना कुछ कमी होती है। कोई भी 100% परफेक्ट नहीं है। इसीलिए अब उसको परफेक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कुछ ऐसा ऐड करना होगा जो उसके उस ड्रॉबैक को या तो कवर अप कर ले या उसको ओवरकम कर दे, मतलब या तो ढक ले या खत्म कर दे, तभी वो बेहतर हो सकता है। ऐसी कुछ मेटल के केस में भी होता है। हमारी सराउंडिंग में जितने भी मेटल है सब में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं और उन कमियों के साथ आगे बढ़ा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि मोस्टली मेटल आज की डेट में कमर्शलाइज्ड होते हैं। अब इन कॉमर्शियल मेटल को इन लैकिंग के साथ अगर हम आगे जाएंगे तो हो सकता हो कि उनकी कॉस्ट इनपुट कम हो, ठीक है, हम उनको प्रॉपर वो सेलिंग ना कर सकें, हम उनको उतना कमर्शलाइज और प्रॉफिट ना गेन कर सकें। इसीलिए इन ड्रॉबैक्स को ओवरकम करना बहुत जरूरी होता है बच्चों। इन ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए हम करते क्या है, हम इन एलिमेंट्स में कुछ ऐसे बाकी अदर एलिमेंट्स ऐड करते हैं जो इन प्रॉपर्टी को या तो कवर अप कर लें या फिर उनको ओवरकम कर दें। ऐसे मिक्सचर को ही हम एलॉय कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? एलॉय कहते हैं। दूसरी बात एलॉय के बारे में चीज याद रखना है, एलॉय क्या होता है, एक्वस फॉर्म में पॉसिबल नहीं है। इसमें जो मेन चीज है वो आपको क्या होनी चाहिए,
ये होमोजीनियस होता है और मोल्टेन होता है। दूसरा काम, हम इसमें प्रॉपर्टी को सिर्फ इंप्रूव करते हैं, याद रखिएगा, चेंज नहीं करते हैं, चेंज नहीं करते बेटा इसमें। यहां पर क्लियर है? जैसे कि मैं इसका एग्जाम्पल की बात करूं, इसका पहला एग्जाम्पल बेटा है स्टेनलेस स्टील। यूं तो स्टील इसलिए कोरोड नहीं होती है, पर बॉडी में जाकर ये कोरोड हो सकती है कि बॉडी में हमारे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, हार्मफुल केमिकल्स, और हाईली विग्रस भी होते हैं। इसीलिए हम स्टील जो कि एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन होता है, ये स्टील है, पर जब इसमें हम निकिल और क्रोमियम बेटा ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है पूरा का पूरा क्या, स्टेनलेस स्टील बन जाता है। सिर्फ आयरन और कार्बन है तो स्टील, बट अगर आयरन और कार्बन के साथ में निकिल और क्रोमियम है तो हम इसे स्टेनलेस स्टील कहते हैं। इसी तरह बेटा हम बात करते हैं किसके लिए, ब्रास की। एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक होता है। तीसरे नंबर पे ब्रॉन्ज, कॉपर और जिंक के साथ में टिन भी होता है बेटा इसमें, Sn। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं ड्यूरेलुमिन। ड्यूरेलुमिन एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम होता है, इसमें एल्यूमिनियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम एंड कॉपर होती है। एंड लास्ट वन इज मैग्नीलियम। मैग्नीलियम इज ऑल्सो एल्यूमिनियम अलॉय, जिसमें हम एल्यूमिनियम के साथ मैग्नीशियम यूज करते हैं। एक चीज, इस मैग्नीलियम में जो बेस मेटल होता है, आई मीन ओरिजिनल मेटल एल्यूमिनियम होता है, यहाँ भी ओरिजिनल एल्यूमिनियम है, इन दोनों में कॉपर है, और यहाँ बेटा ओरिजिनल मेटल आयरन है। मतलब ओरिजिनल मतलब बेस मेटल जिसकी प्रॉपर्टी आप इंप्रूव कर रहे हैं। तो स्टेनलेस स्टील में जो मेन और ओरिजिनल मेटल है वो आयरन है, बाकी सभी क्या है, क्या देखते हैं, वो मेटल है जो इसकी शॉर्टकमिंग्स को या तो ओवरकम करेंगे या कम करेंगे। ऐसे यहाँ कॉपर एंड जिंक, और यहाँ बेटा एल्यूमिनियम है। यूजेस कहां पर होते हैं, पहले ब्रास की बात करते हैं। मेटेलिक वायर, इनका शील्ड स्टैचूज करते हैं यहां पर। इनको बेटा हम एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में यूज करते हैं, शिप्स में करते हैं, बोट्स में करते हैं, वाटर बोट्स एंड सबमरीन में बेटा करते हैं। ये इनका यूज बेटा यूटेंसिल्स में होता है, यूटेंसिल्स ये हो गया। और इसका बेटा कहाँ करते हैं, इसका सर्जिकल पार्ट में बेसिकली करते हैं, सर्जिकल पार्ट। तो ये है बेटा यहां पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन। एक लास्ट पॉइंट अगर मैं यहां नोट करके लिखता हूं, इफ alloy contains base metal is mercury, तो हम उसे बेटा एमलगम कहते हैं, AMALGAM, एमलगम। ये इसके बारे में सभी लोग याद रखिएगा। तो ये बेटा कंप्लीट वन शॉट लेक्चर था आपके पास, जो कि मेटल और नॉन मेटल का था, जिसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से लेकर और एंड तक पूरा एफर्ट किया कि आपको हर एक टॉपिक को डीपली एक्सप्लेन करूं, अच्छे से एक्सप्लेन करूं, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। और मुझे लगता है कि मैंने अपना 100% इसमें दिया भी है। फिर भी अगर आपको कहीं से कुछ लगता है कि नहीं कोई चीज़ रह गई है, तो ज़रूर लेक्चर को देखना, समझना और समझकर अच्छे से प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। ज़रूर देखिए, अच्छा लगे आगे शेयर करिए। कुछ रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बेटा ज़रूर लिखना, जिससे इसी सीरीज़ में हम आगे आने वाले लेक्चर में चीज़ों को अपलोड कर सकें और आपके डाउट्स और आपके कॉन्सेप्ट को और अच्छे से एलैबोरेट कर सकें। थैंक यू सो मच।